मैं गांव से था जी। और 65% 70% के बीच में मेरे मार्क्स आते थे हमेशा। कोई टॉपर नहीं रहे। कोई टॉपर नहीं है भैया। हाँ, ये देख लीजिए, टॉपर नहीं रहे। टॉपर वॉपर नहीं, अपन को टॉपर लोगों से बहुत डर लगता है। डर लगता है। एक्सीडेंटल पुलिस में आया मैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, और सारी चीजें थी। और मैं पेंटिंग का भी काम करता था। माता श्री चिल्ला के बोलती थी कुछ खा के जा, बोलते 5 बजे से क्या खा लें। 5 बजे बल्ले लेके निकलते थे, वहाँ पार्ले जी खा खा कर पूरा दिन मैच खेलते थे। प्रीवियस ईयर्स पेपर लगाइए, मॉडल पेपर लगाइए, मॉडल टेस्ट पेपर लगाइए, लोगों के साथ में पेपर दीजिए। Subscribe to channel and press on the bell icon to never miss any update from All Exam Place. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। ऑल एग्जाम प्लेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मोहित खीरा। आज हमारे साथ सुपर कॉप बैठे हैं। आप सभी इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे, जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं सभी लोग इनको जानते होंगे। सुपर कॉप भगवत प्रसाद पांडे जी, जो ऑलरेडी सोशल मीडिया स्टार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसी चल रही है आपकी जर्नी? देखिए बहुत अच्छी चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे माध्यम होते हैं जिनके साथ आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। उसमें से पुलिस एक चैलेंजिंग जॉब होता है, और मैं मानता हूँ कि जिस तरह से आर्मी है, आर्मी और पुलिस ये एक सर्विस ना होकर के एक सेवा का एक सर्विस, अगर एक नौकरी की तरह देखते हैं, तो मैं इन्हें ऐसा कहता हूँ कि अगर कोई नौकरी की तलाश में है तो इसमें ना आए। अगर आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसके दो सबसे अच्छे तरीके हैं। एक तो आप बॉर्डर पर जाइए और सीमा पर सीमा में जा कर के और देश की सुरक्षा करिए, या तो फिर देश के अंदर जो आंतरिक व्यवस्था है उसका हिस्सा बनिए और लोगों के आंसू पोंछने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। इस जॉब में आपको अभी 5 साल होने वाले हैं। आप 5 साल से लगातार पुलिस विभाग में हैं। 5 साल की जर्नी आपकी कैसी रही इस पुलिस विभाग में? देखिए पुलिस विभाग में तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं पुलिस विभाग में 2010 से हूँ। 2010। हाँ, तो ये 13वां साल चल रहा है, चालू हो चुका है। और ये जो जर्नी रही तो लगातार, चूँकि हम अपने जीवन में लगातार सीखते रहते हैं, तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है। और पुलिस में आने से पहले कि एक जो सोच रहती है कि यार एक बड़ी बात होती है, लोग कहते हैं कि यहाँ पे अच्छा नहीं हो रहा, इस जॉब में अच्छा नहीं हो रहा, ये व्यक्ति अच्छा नहीं कर रहा, वो व्यक्ति अच्छा नहीं कर रहा। मैं मानता हूँ कि अगर हमें लगता है कि इस क्षेत्र में अच्छा नहीं हो रहा है तो उस क्षेत्र में आपको जाना चाहिए और आप अच्छा करके एक उदाहरण प्रस्तुत करिए। तो पुलिस में आ करके जो लोगों की एक बड़ी शिकायत पुलिस से रहती है कि पुलिस का जो व्यवहार है थोड़ा रूखा सा रहता है, रूट टाइप का रहता है। रूट टाइप का पुलिस का व्यवहार रहता है। तो ऐसा वो क्यों होता है और उसको कैसा होना चाहिए, इसी सोच के साथ आगे बढ़ करके मैंने पुलिस को ज्वाइन किया था। और उसके बाद से लगातार अपने आप में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट करते करते धीरे धीरे करके और लोगों के बीच में कैसे बेहतर से बेहतर पुलिसिंग की जाए, इसको आधार बना करके मैं आगे बढ़ा हूँ। आपने सर के वीडियोस देखे होंगे काफ़ी ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर। लॉकडाउन में आप सभी ने वीडियोस देखे होंगे, और इतने बेहतरीन वीडियोस जो आपको बहुत अच्छी चीज़ें सिखाते थे। सर लॉकडाउन के दौरान जब एक कोविड आया और लॉकडाउन लगा, इतने लोग परेशान हुए, उस समय की ड्यूटी किस तरह से रही आपकी? उस समय क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ी आपको, और वो सारी चीज़ें कैसे आपने मैनेज की? देखिए आपके चैनल के माध्यम से तो मैं बड़ी नई सी चीज़ बताना चाहूँगा लोगों को। एक बात भी रहती है कि यार कुछ नया हो जाए, हम देख रहे हैं तो कुछ नया हो जाए। तो इसमें नया ये था कि लॉकडाउन हुआ, आप सबको पता है, और बड़ा मुश्किल पल था। लोगों की भलाई के लिए रोकना है, आपकी भलाई के लिए हमको रोकना है। जैसे एक गार्जियन होता ना जी। मैंने लॉकडाउन से एक चीज़ सीखी कि पुलिस एक गार्जियन के तौर पर है। हमारे माता पिता, हमारे चाचा या हमारे संबंधी जो भी हमारा ध्यान रखते हैं, ठीक है, वो जब हमें रोकते हैं टोकते तो हमें बुरे लगते हैं। वही चीज़ पुलिस के साथ है। हम एक अच्छा माहौल बनाने के लिए, एक अपराध मुक्त माहौल बनाने के लिए, एक ऐसा माहौल बनाने के लिए जिसमें सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें, बिल्कुल दैनिक जीवन में अच्छे नागरिक बने, उसके लिए पुलिस एक व्यवस्था के तौर पर काम करती है। और उसका यही चैलेंज होता है कि जो चीज़ें चल रही हैं वो अच्छे से चलती रहें, और जब उसमें कोई रुकावट आती है तो फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है। तो लॉकडाउन का जो किस्सा था जी,
उसमें एकदम से लॉकडाउन लगा, लोगों को आदत नहीं थी घर के अंदर पैक होने की, लेकिन ऐसे संकटकालीन स्थिति थी, उनकी जान बचाने के लिए उनको रोकना जरूरी था। पुलिस ने रोका, कई जगहों पर एक बल प्रयोग का भी सीन हुआ, उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे पुलिस ऐसा कर रही वैसा, लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसने सपोर्ट भी किया, कहा कि भाई जब पुलिस कह रही है आप बाहर मत निकलिए तो आप क्यों निकल रहे हैं। फिर भी कुछ लोग निकल रहे थे, तो उसको समझाने के लिए आंशिक बल प्रयोग एक शब्दावली होती है पुलिस में। आंशिक बल प्रयोग होता है कि उतना बल प्रयोग जितने में हमारा काम बन जाए। किसी को मारना, पीटना, पैर हाथ तोड़ना, ये पुलिस का उद्देश्य कभी नहीं रहता। उसका उद्देश्य रहता है कि किसी भी तरह से आपको कुछ गलत करने से, या तो जो डिसाइड किया गया है कि ऐसा नहीं करना, करने से रोकना है। इस रोकने का जो तरीका था ये सबका अलग अलग था। बिल्कुल। कहीं डंडे चल रहे हैं, कहीं लोग हुटर से कुछ कह रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं। उसी टाइम पर हम लोग भी ये व्यवस्था देख रहे थे। एक घटना ऐसी होती है वहां पर कि एक दुकानदार भाई साहब को हमने कहा बंद कर दो। भाई बंद करें तो सब करें। ऐसा नहीं होगा कोई एक दुकानदार अगर दुकान खोल के बैठा है और 10 ने बंद कर दिया तो उनको तो प्रॉब्लम होगी। तो उनको कई बार मना किया गया कि आप बंद कर दीजिए। वो चुपचाप पुलिस से छुप के और ये सब चीजें कर रहे थे, राशरी बेच रहे हैं, गुटखे बेच रहे हैं और दुनिया भर की चीजें। तो उनको फोर्सफुली अपन ने बंद कराया। उसका छोटा सा वीडियो बना, वीडियो वायरल हुआ, बहुत वायरल हुआ। लोगों ने ना सोचा ना समझा, उस पर कमेंट कर रहे हैं पुलिस गलत कर रही है, पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। मन में दुख हुआ क्योंकि हम लोग 16 से 18 घंटे काम कर रहे थे उस समय। बिल्कुल 4 घंटे सो रहे हैं, 1-2 घंटे तैयार होने में लग रहा है, 4 घंटे 5 घंटे से ज्यादा की नींद नहीं हो पा रही थी। तो लगा कि यार इनके लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं और ऊपर से इन्हीं की नजरों में विलन बन रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। ईश्वरीय प्रेरणा मिली और पता नहीं मेरे दिमाग में आया कि अब जो भी व्यक्ति गलत करता दिखेगा मैं उसका वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आरोप प्रत्यारोप ना लगे। अब होता क्या, जैसे हमने रोका किसी को, अब वो अगर किसी से शिकायत करेगा तो क्या बोलेगा, इतना नहीं बोलेगा कि हमने रोका, बोले अरे बढ़ा चढ़ा के बोलेगा, बोले अरे पुलिस ने हमको गाली दी और ये किया और मारा और पीटा। हमने कहा यार वीडियो बनाएंगे और प्रूफ रखेंगे अपने पास। बस यहीं से इसकी शुरुआत हुई। और वीडियो बनाना, चूंकि आपको भी पता है मोबाइल में कितना वीडियो आप बना सकते हैं, उसका स्पेस आपका फुल हो जाएगा। वहीं पर फेसबुक लाइव का उसी टाइम पे काफी नहीं, मैं तो पहले देखता नहीं था। फेसबुक ऐसे चला रहा था, मैं खाली टाइम पे देख रहा था क्या चल रहा है, उसमें फेसबुक में आता रहता था। वहीं पे एक लाइव ऑप्शन मुझे दिखा मैंने कहा ये लाइव ऑप्शन क्या है, ध्यान दिया मैंने। बस बैठे थे खाली मस्ती मजाक, लाइव चालू किया, देखा तो वीडियो चल रहा है। लाइव आ गए। हाँ लाइव आ गए, कुछ देर चलता रहा, फिर अपन ने फिनिश किया, फिर उसको पोस्ट किया। देखा तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये कितना चल सकता है, देखता हूँ मैं। और डेटा भी नहीं, अब आपका केवल डेटा लगेगा, स्पेस लगना नहीं है उसमें, स्पेस लगना नहीं है। तो मैंने उस लाइव को ही स्टार्ट करके वीडियो के रूप में चालू कर लिया। अब जो आ रहा है तो उससे मैं बात कर रहा हूँ लाइव में। क्यों भैया कहाँ निकले हो, कहाँ जा रहे हो चाचा। लोगों से बात जब हम करते हैं तो उनसे कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा कैजुअल होना जरूरी है। उनसे अगर आप मिल करके घुल करके देखिए, जब चोट लगती है तो चोट को ठीक करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो ऊपर मरहम लगता है, साथ में अपन गोली भी खाते हैं। ठीक है, गोली क्यों खाते हैं, अंदर से उसको हील करे। आपके चोट लगी, खाली ऊपर से मलहम मल देने से कुछ नहीं होता, जब तक अंदर से हील। तो ये जो अंदर से हील वाली बात थी, तो अंदर से हील करने के लिए जरूरी था कि उनको बताया जाए कि जो आप कर रहे हैं वो गलत क्यों है और आपको क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। वो काम अपन ने लाइव में शुरू किया और उसकी बहुत प्रशंसा भी हुई। आप देख सकते हैं आज पूरे भारत तो छोड़िए, जितने हमारे NRI हैं जो अलग अलग कंट्रीज में, वहाँ से तक इनके पेजेस पे कमेंट्स आते हैं कि सर मैं यहाँ से हूँ और आप बहुत पसंद हूँ, तो आपको बहुत पसंद करता हूँ, इनके वीडियोस को बहुत पसंद करते हैं। और उसकी क्वालिटी थी सर आपका बोलने का तरीका, जो एकदम यूनिक रहा हमेशा से। समझाने का तरीका कि आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं और आपके समझाने का जो तरीका था वो बहुत वायरल हुआ। देखिए पुलिस का एक सूत्र है सूत्र ये है कि सज्जनों के लिए पुष्प से अधिक कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से अधिक कठोर होनी चाहिए पुलिस। तो जो अच्छे लोग हैं उनसे अच्छे से आप बात करिए, अच्छे से व्यवहार करिए। जब आपको पता चलता है कि ये बदमाश आदमी
तो उस बदमाश आदमी से निपटने के लिए आपको शक्ति भी जरूरी है। तो जहां आवश्यकता पड़ती थी अपन शक्ति का भी उपयोग करते थे, और शक्ति कितनी, जितनी जरूरत पड़े, बस जितनी जरूरत पड़े वो चीज थी। और लोगों से अच्छे से बात करने का, थोड़ा सा मजाकिया लहजे में बात करने का असर ये था कि लोग खींचे हुए थे, परेशान थे। कोई बाहर निकल रहा है, उसको बोलो रोको तो, हाँ मार डालो हमको, मार डालो ना हमको। उसको बताते कि हाँ तो चाचा मार के तुमको क्या मिलेगा, तुम्हारी भलाई इसी में है, घर में रहो, और घर में रहोगे सुरक्षित रहोगे, बाहर रहोगे दिक्कत में पड़ जाओगे। अब वो थोड़ा सा मस्ती में जो माहौल बना, उससे लोगों ने उसको मानना भी प्रारंभ किया, और लोगों का एंटरटेनमेंट भी होने लगा। घर बैठे हम क्या करें, सास बहू के सीरियल देख के बोर हो गए लोग, ठीक है। हाँ, तो सास बहू के जो सीरियल थे उनको देख करके लोग बोर हो गए, और उन्होंने, उनकी इच्छा थी कि बाहर क्या हो रहा है। अच्छा, एक बड़े मजे की बात बताता हूँ कि लोग बाहर यह देखने के लिए निकलते थे कि बाहर कौन निकल रहा है। ये बहुत हुआ लॉकडाउन में, लोग बाहर इसलिए निकल रहे हैं कि देखें कि बाहर कौन निकल रहा है, इस चक्कर में पूरा शहर निकल रहा है। ये बहुत परेशानी का सामना झेलना पड़ा था, क्योंकि लोग बस एक दूसरे को देखने के लिए बाहर निकल रहे थे कि आखिर लोग निकल रहे हैं कि नहीं, बस इसी में तो काम लोग आ गए पूरे। जब उसको हमने लाइव किया, लाइव दिखाना चालू किया, तो फिर लोगों ने घर में बैठ करके देखना चालू कर दिया। अब जो लोग निकलते थे उनसे हम पूछते थे काहे के लिए निकले हैं, तो लोगों को अच्छा लगता, अब देखो अब कौन फंसता है, अब कौन निकलेगा। तो ये मनोरंजन के तौर पर देखा जाने लगा। और धीरे धीरे लोगों ने कमेंट किया कि अरे मैं घर में हूँ, मेरा पंखा खराब है, गर्मी है, मैं क्या करूं। हमने कहा अरे भैया पंखा खराब है यार, कोई बना सकता है क्या। वहीं एक मैकेनिक लिख रहा है, हाँ मैं बना दूंगा। एक मिस्त्री ने लिखा मैं बना दूंगा। हमने कहा नंबर बताओ अपना, उसने नंबर बता दिया। घर से घर में ही काम हो गया है तो लोगों का। अब फिर हमने पासेस दिए, सभी जगह था ये, पासेस दिए, जो मिस्त्री हैं जो काम कर सकते हैं वो पास बना दिया उनका, जो इलेक्ट्रॉनिक काम करने उनका बना दिया। साथ में दवाई आपको मंगवानी है, जबलपुर से मंगवानी है, कहाँ से और बाहर से नागपुर से मंगवानी है, तो हम कह देते थे कि मान लीजिए स्पेशल अगर परमिशन लेकर के कोई गया है, अगर बाहर गया है, वो नागपुर गया है या जबलपुर गया है या प्रयागराज गया है जी, तो ऐसी परिस्थिति में स्पेशल पास अगर वो जा रहा है स्पेशल पास लेके, तो वो अकेला अपनी दवाई लेकर के ना आए, वो बाकी लोगों की भी लेके आए। और अपन फेसबुक के माध्यम से पूरा डेटा जो है संग्रहित कर लेते थे कि आज 40 लोगों को दवाई चाहिए प्रयागराज से, पूरा डेटा, हाँ आज इतने लोगों को चाहिए, उसका पूरा डेटा रख लिया, उनकी दवाई मंगवा ली। तो इस तरह से लाइव बहुत काम आया। जिनके घर में खाना नहीं था, जिनको खाने की समस्या थी, उनको खाना बांटा गया। और दवाइयों का डॉक्टर्स अवेलेबल थे, है ना, किसी को भाई कोई इंजेक्शन लगवाना है कोई दिक्कत नहीं, कंपाउंडर साहब हमारे रेडी हैं, हम अपनी गाड़ी में पीछे बैठाए ले गए करवा दिया। तो इस तरह से चीजें हो रही थी। वो सोशल मीडिया देख सकते हैं आप, सोशल मीडिया को कई लोग बुरा भी मानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का कितना सदुपयोग इनके द्वारा किया गया कि एक वो नहीं था कि खुद को फेमस करना है। फेमस करना ही एक महत्व नहीं होता कि सोशल मीडिया पे आप वीडियो बना रहे हो तो आप अपने आप को फेमस करना चाहते हैं। उस वीडियो के माध्यम से न जाने हजारों लोगों की हेल्प हुई। तो ये बहुत मतलब सल्यूट है सर आपको कि इतना अच्छा आपने ये लॉकडाउन में किया, जब भाई भाई का नहीं हो रहा था, अक्सर किसी का देहांत हो रहा था तो अपने नहीं आ रहे थे उन्हें। देखिए शुरुआत में ऐसा था कि शुरुआत में जब कोरोना आया तो ऐसा लगता था कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं ना, उनके सामने खड़े हो जाएंगे तो आप भी मर जाएंगे, सीधी बात। बहुत कम लोग निकल रहे थे बाहर जी, बहुत कम लोग निकल रहे थे बाहर। तो एक डर था, धीरे धीरे चीजें फिर नॉर्मल हुई, पर शुरुआत में फील्ड में काम करना बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा टास्क था। आपको डर नहीं लगा कोविड में कि मेरा भी परिवार है, मैं भी जब घर जाऊंगा तो बाहर ऐसी बीमारी चल रही है कि मुझे घर आके कपड़े चेंज करने हैं, ये सारी चीजें करनी, बिल्कुल भी मैनेज करनी है। घर का जो सामने का कमरा होता था, ठीक है, उसी पे हम लोग पूरा आते थे तो उसी पे चेंज करते थे, और घर का जो कमरा है उसी पे गए, उसी पे चेंजेस किए, सीधा वहां से मिनिमम कपड़े लेकर के अपन बाथरूम गए, ठीक है, नहाए धोए, फिर वहां से आ गए, खाना आया, अपन खाना लिए, थाली खुद धो के रख रहे हैं। शुरुआत में तो ऐसी चीजें भी हुई। तो इस तरह से सोशल मीडिया की जहां तक बात है, तो सोशल मीडिया को अगर अच्छे से उपयोग किया जाए तो वैश्विक स्तर पर आपके प्रयासों को रख सकता है। और कई चैनल्स पे मेरे जैसे इंटरव्यू हुए आज तक एबीपी वगैरह में, तो उसमें पूछा गया कि भैया आप चेहरा क्यों नहीं दिखाते थे,
ऐसा डर था क्या कि लोग कहेंगे कि फेमस होने के लिए कर रहे हैं। तो उस समय ऐसी कोई बात ही नहीं होती थी। ये सेकेंड लॉकडाउन के बाद से जब आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत से लोग पीछे खींचने का प्रयास करते हैं। तो लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था कि 98% जो है लाइक रेशियो रहता था उसमें, 2% हेटर्स रहते तो इतने तो रहेंगे, लोगों को भगवान से शिकायत है, वो हमारे चैनल पे भी आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लोगों को तो ईश्वर से भी शिकायत है, तो हम लोग तो मनुष्य, हेटर्स का आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो थोड़े बहुत आएंगे। और एक चीज और है कि अगर चुनौतियां नहीं आएंगी तो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं मिलती, तो चुनौतियां भी आवश्यक हैं। पर उन लोगों ने जब मुझसे पूछा कि क्या आप इसलिए चेहरा नहीं दिखाते थे, तो फिर मुझे याद आया, मैंने कहा नहीं यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं तो भाई सामने चीजें क्या हो रही हैं मैं दिखा रहा हूँ, मेरा चेहरा आए ना आए उससे मतलब नहीं है। और कुछ दिनों बाद फिर आवश्यक हुआ कि चेहरा रिवील करना चाहिए, कहीं फ्रॉड वगैरह होने लगते हैं, सारी चीजें होने लगती हैं। तो फिर और एक अपना दरबार चला करता था शाम को, क्योंकि लाइव के दौरान बहुत से लोगों के जो समस्याएं हैं, मैसेज इतने आते थे, 10,000 कमेंट आ रहे हैं, तो एक साथ 5 घंटे में 10,000 कमेंट, 8,000 कमेंट हो जाए तो अपन सबको देख नहीं सकते। शाम को हमने 2 घंटे टाइम निकाला, 1 घंटे 2 घंटे का, शाम को 8 बजे, और उस पे अपन बैठ के फोन ऑन रहता था, फोन पे समस्या आती थी और समस्या बात करते करते फोन पे वो समस्या बता रहा है, कोई ना कोई स्क्रीन पे मैसेज कर देता है, इस समस्या का मैं समाधान कर दूंगा। तो एक बहुत व्यापक स्तर पे लोगों की मदद होने लगी। तो वहीं से बहुत से लोगों ने इसको किया भी, सीखा भी। इंडिया के कई सारे ऑफिसर्स हैं, उन्होंने फॉलो किया इस चीज को, कर रहे हैं इन चीजों को अभी भी। तो बड़ा इसका पॉजिटिव रिस्पांस आया, बहुत अच्छा लगा, और इससे काफी चेंज आया। आपने देखा होगा काफी पुलिसिंग में सुधार हुआ। बिल्कुल हुआ है। एक चीज तो ये थी, मैंने खुद देखा पर्सनली, पुलिसिंग में काफी सुधार हुआ इस चीज को लेकर, कि अभी काफी जो बड़े रैंक के ऑफिसर्स भी हैं, लाइक आईपीएस लेवल के भी, वो भी जब कुछ कर रहे हैं तो वो लाइव आ रहे हैं, लोगों को संदेश दे रहे हैं सोशल मीडिया के उससे। पहले सोशल मीडिया का उतना क्रेज नहीं रहता था, और पुलिसिंग की छवि ऐसी बनी हुई थी क्योंकि हम सोशल मीडिया पर देख नहीं पाते थे। हम लोगों ने जो न्यूज़पेपर में पढ़ा कि ये पुलिस वाले ने ऐसा किया, थोड़ा बहुत आता था। जैसे कि फेसबुक में अगर मैं बात करूं तो मैंने तो जो प्रारंभ किया था वो पहले तो प्रारंभ ऐसे हो गया, सोशल मीडिया लाइव तो बिल्कुल नेचुरली एकदम से कैसे हुआ मुझे नहीं पता, एक्सीडेंटल हुआ। अच्छा। पर जब आगे बढ़ने लगी चीजें तो फिर मैंने भी देखना चालू किया कि कौन से ऑफिसर्स हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। तो उसमें मैंने दीपक रावत जी को देखा, IAS दीपक रावत जी। तो मैंने जो चेहरा रिवील करके वीडियो डाला था, ऑटो रिक्शे का एक वीडियो था, उसको समझाया था, छोड़ा था, तो दीपक रावत जी को देखने के बाद ही डाला। मुझे बड़ा संकोच होता है कैमरे के सामने आ करके, और आज तक इस कैमरे के सामने भी मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने लॉकडाउन में, हम लोगों ने यानी हमने, अगर मैं बोलता हूँ तो उसका मतलब मेरी टीम से है, हमारी पूरी पुलिसिंग से है, हमारे पुलिस अधीक्षक थे उस समय पर, उनकी सारी चीज़ें। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि लोगों को बहुत सी चीज़ें हमारी टीम ने दी, लोगों के माध्यम से दी, लोगों के सहयोग से दी, लेकिन किसी ने ऐसे देखा नहीं होगा कि अपन ने ऐसे किया हो। ठीक है, ऐसे दिया हो, देना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, अगर 10 आदमी मिल करके एक केला किसी जरूरतमंद को दे रहे हैं तो वो मैं गलत मानता हूं। लेकिन अगर एक व्यक्ति 10 केले किसी जरूरतमंद को दे रहा है तो उसको देना चाहिए और उसका फोटो आना चाहिए, क्योंकि वो एक व्यक्ति जब किसी को कुछ देता है तो बहुत सारे लोगों को आइडिया आता है, बनती है, एक प्रेरणा बनती है कि नहीं इन्होंने किया तो मैं भी ये चीज कर सकता हूं। बिल्कुल, लोगों को लगता है कि अरे बहुत से लोग हेल्प करना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत से लोग खाना देना चाहते थे, कपड़े देना चाहते थे, दवाई देना चाहते थे, लेकिन प्लेटफॉर्म कहाँ है? लेकिन संकोच भी करते हैं। संकोच, ये जो 2-4 मुट्ठी भर लोग होते हैं जिनको कुछ करना नहीं है जीवन में, इनको खुद एक चवन्नी उठा के किसी को नहीं देनी। और जब कोई व्यक्ति अपनी जेब का पैसा दे रहा है तो इनको दर्द उठेगा। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हेलमेट का पैसा कहाँ से आता है। ठीक है, ऑब्जेक्शंस होते हैं अक्सर, हेलमेट का पैसा, कई लोग बोले कि हेलमेट का पैसा कहाँ से आता है, जो कंबल बांटते हो, टॉफीज बांटते हो, गुलाब बांटते हो, उसका पैसा कहाँ से आता है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मेरी वेतन इतनी पर्याप्त है ठीक है, कि मैं आराम से 10-20 हजार रुपए, 25 हजार रुपए के, हाँ बिल्कुल, गिफ्ट बांट सकता हूँ। बिल्कुल, और ये मेरा स्वतंत्र अधिकार है मेरा। आप अपनी सैलरी से, और अगर मैं एक हेलमेट किसी को दे रहा हूं तो मुझे देख करके, मुझे लगभग सारे प्लेटफॉर्म से अगर मिला दिए जाए तो 20 लाख से ज्यादा लोग मतलब फॉलो करते हैं। ठीक है, 20 लाख लोग अगर फॉलो आपको कर रहे हैं, इसका मतलब कम से कम 2 करोड़ लोग आपको देख रहे हैं। ठीक है, तो 2 करोड़ लोग देखेंगे तो कम से कम 2 करोड़ में 2 लाख
20,000, 2,000 या 200 लोग भी अगर एक एक हेलमेट दे देते हैं किसी को, तो मेरे एक हेलमेट की वजह से 201 लोगों की मदद हो गई। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि 1 लाख की गाड़ी खरीदी उसने, तो क्या वो 500 का हेलमेट नहीं खरीद सकता? उसको हेलमेट नहीं देना चाहिए। तो मेरा जो टारगेट रहता है वो ये रहता है कि जो एक गरीब आदमी होता है तो वो गाड़ी लग्जरी के लिए नहीं खरीदता है, आवश्यकता के लिए खरीदता है। एक मजदूर है, वो 30-35 किलोमीटर घने जंगलों से आ रहा है। ठीक है। हमारे यहाँ आदिवासी एरिया है जी, बहुत दूरांचल में वाहन बहुत कम है जी, ठीक है, वहां से जो है आने जाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। ऐसे में वो क्या करेगा, साइकिल से बेचारा जब चलेगा उसके 1-2 घंटे बर्बाद होंगे। ठीक है। उसके 2 घंटे बर्बाद हुए, आने में थकेगा भी, फिर कितना बेचारा काम करेगा और फिर थकते हुए उसको जाना है, काम क्या कर पाएगा? हाँ, एनर्जी क्या कर उसकी पाएगा? आने जाने में ही खत्म हो बिल्कुल। तो इसके लिए क्या करता है वो, एक जो भी सस्ती से सस्ती गाड़ी, जैसे कि मैं कोई उसमें इतना बड़ा हम लोगों का चैनल भी नहीं है कि हम किसी का प्रचार कर सकें, पर मैं बात करता हूँ जैसे वो प्लेटिना लेगा, जाएगा। हो गया, जैसे वो CD डिलक्स लेगा। ठीक है। ये गाड़ियाँ TVS की कोई गाड़ी लेगा, छोटी गाड़ियाँ लेगा वो। बिल्कुल। ठीक है। TVS स्टार टाइप की गाड़ियाँ लेगा, 100 cc से कम की गाड़ियाँ लेगा, और वो उसको एक संसाधन के तौर पर यूज करता है। शो ऑफ नहीं करेगा, शो ऑफ के लिए नहीं लेता भाई। आपने देखा होगा, मैं किसी पल्सर वाले को मैंने आज तक हेलमेट दिया हो बता दो, किसी बुलेट वाले को हेलमेट दिया हो तो बता दो, नहीं दिया। और मैंने किसी पल्सर और बुलेट वाले को छोड़ा भी नहीं है। जरूरी भी है। उन्होंने बेटा कटवा लो, तुम सक्षम आदमी हो, और उसकी परेशानी है तो छोड़ भी देते हैं, समझा भी देते हैं। हमारा उद्देश्य लोगों को सुधारना है, आपका नुकसान हो ये उद्देश्य नहीं है। तो अगर आपके कुछ देने से, कुछ दिखाने से लोगों को प्रेरणा मिलती है तो किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिसे परेशानी हो रही है, यकीन मानिए उसके जेब से चवन्नी नहीं निकलती किसी दूसरे के लिए। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीख लीजिए। तो ये थी इनकी जर्नी की बात। अब इनसे मैं सिलेक्शन की बात करता हूँ कि जब ये एक स्टूडेंट रहे, एक छात्र रहे आपके जैसे, तब का जीवन इनका कैसा था, आप बताइए। पहली बात तो ये है कि हमें अपनी क्षमताओं का अंदाजा नहीं होता जी, बिल्कुल ये सत्य है। आप देखते होंगे जब कोई इस तरह की चीजें बोलता है तो हम कहते हैं किताबी बातें हैं, ताली बजा देते हैं, खत्म कर देते हैं। मैं गांव से था और 65% 70% के बीच में मेरे मार्क्स आते थे हमेशा। कोई टॉपर नहीं रहे, कोई टॉपर नहीं है भैया। हाँ, ये देख लीजिए, टॉपर नहीं रहे। टॉपर नहीं, अपन को टॉपर लोगों से बहुत डर लगता है। डर लगता है। हाँ, बहुत से लोग आते हैं वो ऐसी चीजें सुनाने लगते हैं, बताने लगते हैं, लगता है अरे ये तो कितना होशियार है। कोई होशियार नहीं है, बिल्कुल। कोई तो इस चक्कर में मत पड़ो भाई। हाँ, कि टॉपर बनना है। कोई बंदा आके आपके पास ज्ञान देने लगे और आपको बताने लगे, ठीक है, हाँ, अमीबा पैरामीशियम पढ़ाने लगे, कॉस थीटा साइन थीटा, तो तुम चकरा जाओ, रे क्या हो रहा भाई, कितना ज्ञानी है ये। हाँ, बॉस इंडिकस क्या है, ओ अरे बॉस इंडिकस क्या है, तुम बैठोगे तो सब पता चल जाएगा, राना टिगरीना क्या है, बॉस इंडिकस क्या है, चीज हो जाएंगी क्लियर। सारी चीजें आपकी वहीं पे। नॉलेज आपके खुद के अंदर है, कोई आपको नॉलेज दे नहीं सकता। आपको खुद का नॉलेज निकालना है, खुद का नॉलेज। और एक बड़ी बात मैंने सीखी सर जी, जब हम लोग पढ़ाई करते थे जी, मेरे गांव से, उस समय पे 10 साल 20 साल का अगर एक वो लिया जाए कालखंड, जी, उस कालखंड में कोई गया नहीं था किसी सरकारी नौकरी में। मेरे से 10 साल पहले एक पटवारी साहब हुए थे आपके गांव से, मेरे गांव से। 10 साल उसके पहले हालांकि उस गांव में बहुत बड़े बड़े अधिकारी हुए थे जी, उसमें हमारे मतलब बहुत डिप्टी कलेक्टर भी हुए थे। जी, एक श्री सूर्यकांत गर्ग जी थे, वो डिप्टी कलेक्टर थे, छत्तीसगढ़ में थे, उनकी असमय मृत्यु हो गई है। वो थे, वो एक प्रेरणा का काम ऐसे लोग करते हैं। पर जब जिस एज ग्रुप में मैं था वहां पे 10 साल तक प्रेरणा खाली थी। प्रेरणा खाली थी। हाँ, सभी लोगों का ये कहना था जो ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, कुछ कर रहा है, अरे यार घर का काम करो, तुम गाय भैंस पे थोड़ा ध्यान दो, और इसमें ध्यान दो, खेती में ध्यान दो। एक मैच खेलने गया था, मैं क्रिकेट का शौकीन था, काफी क्रिकेट खेला मैंने। देखिए ये चीज भी याद रखिए, क्रिकेट के भी शौकीन रहे हैं। भयानक क्रिकेट खेला भाई साहब। सुबह निकलते थे हम लोग बल्ले लेकर के, तो वहाँ माता श्री चिल्ला के बोलती थी कुछ खा के जा, बोलते 5 बजे से क्या खा लें। 5 बजे बल्ले लेके निकलते थे, वहाँ पार्ले जी खा कर पूरा दिन मैच खेलते थे। 10-10, 20-20 किलोमीटर, 50-50, 100-100 किलोमीटर जाते थे, खेलते थे पार्ले जी खा करके, और पूरा शाम को लौटते थे। और पूरा दिन भूखे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, ये सारी चीज जरूरी है लाइफ में। कुछ लोग जो अंदर कमरे में घुस करके और कंबल ओढ़ के पढ़ाई कर रहे हैं जो, ठीक है। अब तो एक बड़ी बुराई चालू हो गई है साहब। जी, जी,
रील्स वाली। रील्स वाली इसकी लत हो गई अब। ये रील्स को आप हल्के मत लीजिए, लत है। ये लत है और रील्स खत्म नहीं होती, कभी देख लेना। कोई बंदा मेरे सामने आके बता दे कि रील्स खत्म हो गई, ये खत्म हो ही नहीं सकती। आप वो वहां बैठे हुए हैं, वो नहीं 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 इनको दिखाओ रील, दिखाते रहो, है ना। तो रील्स देखने में समय बर्बाद मत करिए, टाइम मैनेजमेंट करिए। टाइम मैनेजमेंट मैं कुछ आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा। जब मैं गांव में था, जब हमारे आसपास 10 साल के कालखंड में कोई शासकीय कर्मचारी नहीं था, तो हमें लगता था कि सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। गांव में सीधी बात होती है कि बिना पैसे की नौकरी नहीं लगेगी, आपको घूस देनी पड़ेगी तब सरकारी नौकरी लगेगी। दिमाग में बैठ जाता है यार पैसे इतने हमारे पास नहीं है कि हम घूस दे सकें जी, और घूस दे करके नौकरी कर सकें। ठीक है, हो सकता है आपके घर वाले भी इस चीज़ों से एग्री ना हो, नहीं यार ये सब नहीं करना। ठीक है, तो एक मैच था जी, मानिकपुर है यूपी का, जी, वहाँ मैं खेलने गया था। तो बढ़िया प्रदर्शन अपन ने किया। तो वहाँ के जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने कहा कि यार इनाम दिया और कहा यार तुम बढ़िया अच्छे लंबे चौड़े लड़के हो, तुमको यार आर्मी में जाना चाहिए। तो वहाँ से मैंने कहा कि हाँ यार बोला जा रहा है, आइडिया मिल रहा है, अच्छा है। मैं घर लौटा, जब घर लौटा 1-2 लड़कों से और बात की, बड़ी मुश्किल से 2-3 लड़के रेडी किए मैंने कि सुबह उठेंगे और दौड़ लगाएंगे। 2 दिन 3 दिन दौड़े हम लोग। 2-3 दिन बाद ही हमको एक सज्जन मिले गांव के सयाने, थप 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 दौड़ के आ रहे हैं। वो खड़े हैं यहाँ, इधर कहाँ? बोले चाचा प्रणाम प्रणाम। सब कहाँ घूम रहे हो तुम लोग, ये क्या कर रहे हो ये? सुबह सुबह एकदम। अच्छा, मेरी एज उस समय पे हो गई थी 22 साल की। अच्छा, हाँ। तो बोले कि तुम्हारी एज कितनी है? तो मैंने कहा हो गया चाचा 21-22 साल। बोले अब तुम बूढ़े हो रहे हो, अब तुम आर्मी में जाओगे? अच्छा, वो 23 साल तक रहती थी उसमें। उस समय हाँ, क्लर्क की 23 साल तक रहती थी। तो मैंने कहा अभी 1 साल है, 1-2 साल है, 1-1.5 साल हो सकते हैं। अरे बोले कि यहाँ इतना दौड़ धूप करके घर का खाना मत बर्बाद करो, यहीं इतना कूदोगे खेलोगे, फालतू में इतना दौड़ोगे, घर जाके खाओगे बहुत तेज और सो जाओगे, कोई काम नहीं करोगे। तो इससे अच्छा है कि तुम खेतों में चले जाओ, कुछ काम धाम करो, चारा वारा ले आओ, तो पशुओं को दो तो दूध देंगे, तो खाओगे, दौड़ के कहाँ जाओगे? दौड़ के कहाँ जाओगे? तो बस उस दिन से वो हमारे जो 2-3 साथी तो बोले हाँ यार बात तो चाचा ने सही बात बोली है यार। दूसरे दिन मैंने फोन लगाया, मैंने चलो भाई। बोले अरे भाई ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं समझ गया नहीं आएंगे। मैंने कहा अब तो हमने ठान लिया भैया, अब हमने ठान लिया, चाहे अकेले दौड़ना पड़े। तो फिर मैं अकेले सुबह अकेले ही चालू कर दिया था, चलता रहता था। उस समय जिम भी जाता था उस समय पे। तो सतना 13 से 14 किलोमीटर है। ओके, आपके हाँ, तो साइकिल से जाता था, शाम को जाता था मैं। तो शाम के टाइम को मैंने सुबह कर लिया जिम का। अकेले दौड़ना थोड़ा सा वो लगता है। हेडफोन लगाया, साइकिल निकाली, खट 14 किलोमीटर गए। सुबह 5-5:30 चले, 6:15 तक पहुंच गए 40-45 मिनट में, और जिम चालू किया। जॉन हेल्थ क्लब था, जॉन सर को मैं फिर से सादर प्रणाम करता हूँ। हमेशा आप मेरे दिल में रहोगे जॉन सर, और बहुत प्यार करते हैं वो मुझे। और मैं जाता हूँ तो मिल भी नहीं पाता हूँ उनसे। अच्छा। बड़ी शिकवे शिकायत है सर, मैं आऊँगा मिलने आपसे। तो जॉन सर ने देखा मेरा डेडिकेशन, तो बोले कि, और उस समय पे बहुत सारी चीज़ें मैं करता था, जैसे कमेंट्री वगैरह करता था और सारी चीज़ें थी, और मैं पेंटिंग का भी काम करता था। तो जॉन सर से मैंने बोला, मैंने कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा आपको इसके। घर से ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, घर से पर्याप्त पैसे मिल सकते थे, पर मुझे लेना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था। फिर से मैं बता दूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि घर से पैसे मत लो, पर कोशिश करो कि ना लेने पड़े। उससे 2 चीजें होती हैं, पूरी करना सीखो। उससे साथ 2 चीजें होती हैं। जिस दिन आप खुद से पैसा कमाओगे तो पैसे की वैल्यू आपको पता चलेगी, और आपको मोटिवेशन मिलेगा पैसे कमाने का। घर से पैसे आ रहे हैं और आप उड़ा रहे हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आप उड़ाते ही रहेंगे कि पता आपको घर से आप वैल्यू नहीं, जिस चीज की वैल्यू नहीं है, जिस चीज की आपको वैल्यू नहीं है, उस चीज को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे जी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि वो फीस उसका ये है ऐसा। मैंने कहा कि ये काम सही नहीं है, कलर वलर हाँ ये सब मैं इस पे लिख देता हूँ, ये सब मिट गया है पूरा, और आपका बोर्ड बना देता हूँ। बढ़िया एकदम शानदार वाला। उन्होंने कहा ठीक है कर दो। मैंने सीधे अपनी टीम उठाई, जो 2-3 लड़के मेरे अंडर में थे, उनको लाया, पूरा पुताई उताई उन्होंने करी, मैंने खुद अपने हाथों से लिखा, चकाचक कर दिया। जॉन सर बोले कि भागवत पांडे जिंदाबाद, बहुत बढ़िया काम करो आप। बोले तुम तो करते रहो जिम, कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ चाहिए बताओ। मैंने कहा कोई सप्लीमेंट वप्लीमेंट कहीं कुछ नहीं लेना,
नेचुरल डाइट से करते रहे, अपन करते रहे जी। और ये भी करते रहे। उधर सुबह की दौड़ तो बंद नहीं हो गई थी, तो साइकिलिंग कर लेते थे, इधर कर लेते थे। और एक्सीडेंटल पुलिस में आया मैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, हालांकि मन में होता था, पर ये बहुत बड़ी चीज़ थी। मैं फिर से एक बार बता दूं कि मुझे बिल्कुल सपने में भी मैं नहीं सोचता था कि मैं भर्ती हो जाऊंगा। जब हम सतना जाते थे तो पुलिस लाइन से हो करके जाते थे। पुलिस लाइन से गुजर के तो जब उनको देखता था पीटी परेड करते हुए दौड़ते हुए, तो मुझे लगता था अरे इस विशिष्ट व्यक्ति हैं ये, बहुत स्पेशल हैं ये, बहुत स्पेशल। बड़े होशियार होंगे, बड़ी जुगाड़ होगी, बड़ी जैक होगी, बड़े बड़े लोगों के लड़के होंगे, तब ये यहाँ ऐसे घूम रहे हैं। पहुंचे हैं। ठीक है, ये हम लोगों के बस की बात नहीं है। जी। पर मैं थाने गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट और सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने कि मैं जाऊंगा आर्मी में। हाँ, तो लगेंगे मुझे। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम लगने लगा। तो वहाँ पे थाने में एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि कब तक बैठोगे यहाँ, वो सामने भर्ती हो रही, उसमें चले जाओ। जी। तो मैंने कहा काहे की भर्ती हो रही? बोले पुलिस की, तो देख आओ कैसे होती है। तो इच्छा हुई कि हाँ यार देखते हैं। वहाँ गया तो देखा लंबी लाइन लगी हुई है। उसी लंबी लाइन में मैंने देखा जहाँ पे नाप हो रही थी उसके जस्ट 6-7 लड़के बाद मेरा दोस्त लगा था। उसने मुझे देखा, बोला भाई अच्छा, कागज तो मैंने लिए थे। सारे पूरे आपके पास ही थे। तो मैंने कहा हाँ मेरे को बुला रहा है क्या? बोले कि हाँ। मैं चला गया। जी। बीच में 1-2 लोगों ने रोका, तो मैंने कहा अरे भाई कागज है, मेरा भाई लगा है, उसको देने जाना है। बोले ठीक है जाओ। उसके पास पहुंचे, मैंने कहा क्या है? बोले यार मुझे बहुत तेज लगी भाई, मेरे को जाना है यार। अब मैं चला गया तो ये जो मुझे जानने वाले हैं ये सब उधर पहुंच जाएंगे, पीछे वाले फिर मुझे घुसने नहीं देंगे। तो तू खड़ा हो जा मेरी जगह पे और एक एक करके आदमी जाने देना, तू जगह सुरक्षित रखना, 7वां नंबर तू यही रखना, तू 7वां नंबर सुरक्षित रखना, मैं आता हूँ। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं 7वां नंबर सुरक्षित करते करते और हंसी ठिठोली में माहौल बन गया, अपन सबसे दोस्ती हो गई। जी। अब जब वो आया तो मैंने कहा हम तो ये चले। बोले अरे कहीं नहीं जा रहे तुम, रुको। तो उन्होंने मुझे भी रोक लिया। बोले अरे पांडे जी यार नपवा लो यार, अब भी चालू हो जाओ। अब मैंने कहा अरे क्या मतलब टाइम खराब करने का? बोले नहीं नहीं नपवा लो। तो गए तो वहाँ नॉक नहीं होता था, फ्लैट फुट होता था और सीने का नाप होता था। तीनों चीजें होकर के कार्ड बनता था। जी। तो ये नाप हुआ, वहाँ नाप करवा के मैं बाहर आया। फिर मैं कार्ड लेने भी नहीं गया। जी। मेरे गाँव के लड़के, जो एक लड़का वो था और एक लड़का और था, जी। मेरे गांव के लड़के जब अपना कार्ड लेने गए तो कार्डों के ढेर के बीच में एक कार्ड भागवत पांडे के चमक रहा था। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये अरे ये तो भागवत का कार्ड है। हाँ हाँ हाँ, मेरा तो फ्रेंड जो ही है। हाँ, तो जो व्यक्ति मार्टा, बोले जानते हो इसको? बोले हाँ। बोले ले जाओगे? बोले हाँ। बोले यहाँ पे साइन कर दो, ले जाओ। ओके। तो उसने साइन कर दिया, मेरा कार्ड उठाया और लेकर के आ गया आपके। मेरे घर आ गया। अच्छा। और मेरे घर कार्ड लेके ऐसे पहुंचा, लगा जैसे मेरी नौकरी लग गई हो। ए भाई देख, कार्ड आ गया। तो मैंने कहा अब क्या है? बोले अब क्या है, अब दौड़ने जाना है, दौड़ में पास हो गए, पेपर देना है, पेपर में पास हो गए, इंटरव्यू करना है, इंटरव्यू में पास हो गए, वर्दी पहन लेना है। वाह। तो हमने कहा कि ऐसे बता रहे हो तो कि लग रहा है easy है, हाँ इतना इजी थोड़ी है। तो बोले नहीं 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 नहीं, अपन 3 लोग हो गया, चलते हैं। और ये हमने कहा ठीक है। वहां से हम लोग निकले, जी। रीवा आए, रीवा में रनिंग की, रनिंग में भी पास हो गए। ऐसी कोई गांव में मैं बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा गांव का संस्कार जी। बहुत ही इजी लेवल पे होता है। बहुत बड़ी बड़ी आदर्शवादी बातें वो लोग वहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करते हैं। इतना आदर्श रहता है कि हमको बड़ों का सम्मान करना है, छोटों को प्यार देना है, किसी के साथ गलत नहीं करना, ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना जिससे किसी का बुरा हो, अपना भला किसी की बुराई की शर्त पे नहीं करना है। तो इसके बाद में वहाँ से रीवा से जब अपना रनिंग हो गई, तब मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार लगता है कि कर सकते हैं। वहाँ से मैं गया और मैंने बहुत ही बेसिक किताबें ली। जी। और मैं दुकान पे गया जब, तो मैंने उससे कहा कि यार आरक्षक की भर्ती के लिए किताबें, तो उसने खट 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 5-7 लिखाई। हाँ ऐसे ऐसे निकाली और बोले हाँ 375। तो मैंने कहा नहीं 22 दिन बचे हैं और मेरे पास टाइम नहीं है, मुझको बहुत कम पढ़ना है। तो उसने बोला 1 मिनट। पूरा हटाया उसने, एक लाल किताब रखी और एक उपकार रख के बोले 135, इसको अच्छे से पढ़ लेना, पास हो जाओगे। उसका इतना कहना, मुझे विश्वास हो गया कि मैं हो जाऊंगा। मैं उसको उठा के ले गया। पूरे 22 से 28 दिन बचे हुए थे उसमें, उस पर मैंने लगातार पढ़ाई की, पेपर दिया, बहुत अच्छा हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया। वहाँ से सेलेक्ट होकर के जब मैं ट्रेनिंग सेंटर में गया, ट्रेनिंग सेंटर में मैं देखता हूँ कि अरे यार वहाँ पे 2011 में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई और मेरे बीच के वो लड़के जो मेरे पास बैठते थे, अपन बात करते थे, तो एक लेवल पता चलता है। कोचिंग बहुत जरूरी है जीवन में, कोचिंग बहुत जरूरी है जीवन में, क्योंकि उसमें 2 चीजें आपको मिलती हैं। ज्ञान हर जगह है, पर 2 चीजें हैं वो हर जगह नहीं है। पहली,
कि आपका एक समय प्रबंधन बिल्कुल, और दूसरा आपको कंपटीशन। कंपटीशन आपको मिलेगा कोचिंग में, आसपास के लोगों को बढ़ते हुए देखोगे, घटते हुए देखोगे, तो अपने आप समझ में आएगा कि आप आगे बढ़ रहे हो कि पीछे जा रहे हो। घर में बैठ करके जंगल में मोर नाचा किसने देखा चाचा, क्या हो रहा है तुमको क्या पता। ठीक है, तो कोचिंग में दो चीजें मिलती हैं, एक तो समय प्रबंधन, घर में आप पढ़ रहे हो, अब बेटा गेहूं लेके चले जाओ, लो खत्म हो गई पढ़ाई तुम्हारी, बेटा वो बैल बांध दो, खत्म हो गई, बेटा ये कर दो, खत्म हो गई। उधर बच्चा रखे पड़ोसी का बच्चा हल्ला कर रहा है, गिल्ली डंडा खेल रहा है, हल्ला कर रहा है, तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो कोचिंग में दो चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो मैं वहां गया, मैंने देखा कि मेरे बीच के ऐसे लोग आगे बढ़ गए, तब मुझे लगा कि नहीं यार ये तो इजी है, अब तो सब इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। मैं लौटा, मैंने सेकेंड ईयर करके पढ़ाई छोड़ दी थी। अच्छा, हाँ देखो ये भी चीज है। हाँ ये भी चीज है, मैंने सेकेंड ईयर करके पढ़ाई छोड़ दी थी। मैंने कहा कोई मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई का, नौकरी नहीं लगती, क्या ही करूंगा। लेकिन फिर मैं गया, मैंने प्राइवेट उसको पूरा किया एपीएस यूनिवर्सिटी से, और वहां के बाद मैंने पेपर दिया 2012, अच्छे नंबरों से पास किया। लेकिन फिजिकल में मेरे पैर में दिक्कत आ गई, पैर में फ्रैक्चर हो गया, 56 दिन बेड पे रहा। उसके बाद में संघर्ष वहां से चालू हुआ। उसके बाद में 13 में आई, 14 में आई, पर उसमें नंबर कहीं ना कहीं थोड़ा कम रह जाते थे, तो इंटरव्यू में कवर अपन नहीं कर पाते थे। सिलेक्शन हो रहा था लेकिन इंटरव्यू में नंबर कवर नहीं हो पाते थे, धीरे धीरे नंबर कमने लगे। फिर मुझे लगा कि अब थोड़ा तैयारी, तो फिर कोचिंग पढ़ने का प्रयास किया मैंने। कोचिंग पढ़ने के लिए, चूंकि मैं जॉब में था, तो कोचिंग पढ़ने में उतनी दिक्कतें आने लगी मुझे, भाई कभी ड्यूटी लग जाए, कभी कुछ हो जाए। तो फिर मैंने ऑनलाइन था भी। हाँ, भाई साहब हमारे एक बहुत ही रिस्पेक्टेड व्यक्ति ने कहा कि अरे तुम जब 2-2, 3-3 बार सब इंस्पेक्टर निकाल चुके हो, किसी कोचिंग क्यों जा रहे हो, कोचिंग पढ़ाओ। तो मैंने कोचिंग पढ़ाना चालू कर दिया, सक्सेस मिरर करके एकेडमी डाली रीवा में, और फिर उसमें हमने 4 से 5 दोस्तों ने बढ़िया मेहनत की, और कुछ ही दिनों बाद उन 5 में से 4 का सिलेक्शन हो गया। हम चारों सेलेक्ट हो गए। हमारे जो 64-65 बच्चे थे उनमें से 32 बच्चे सेलेक्ट हो गए। पूरी कोचिंग, हाँ कोचिंग खत्म हो गई भाई साहब, इतना मेहनत करी हमने। यहाँ कोचिंग खत्म हो गई, लेकिन जो बच्चे थे वो ऑलरेडी जॉब में है, जो टीचर थे वो ऑलरेडी जॉब में है, वर्दी मिल गई। जिन बच्चों को अभी नहीं मिली थी वर्दी, या तो कुछ नहीं मिला था, वो बच्चे भी, अभी जो कांस्टेबल भर्ती में 3 बच्चे मेरे भी आए उसी कोचिंग के। अब बताइए, तो उसमें मैंने जो मूल मंत्र है वो अब शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, समय की भी थोड़ी दिक्कत है, शॉर्ट में बता देता हूँ कि पहली बात कि आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है नियमित रूप से, पहली बात। दूसरी बात, पेपर्स लगाने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, मॉडल पेपर लगाइए, मॉडल टेस्ट पेपर लगाइए, लोगों के साथ में पेपर दीजिए, कॉन्फिडेंस। हाँ कॉन्फिडेंस आएगा आपको, समय प्रबंधन होगा। पेपर आप कोई निकालते हैं, एग्जाम निकालते हैं, तो इसलिए नहीं निकाल पाते कि केवल आपकी पढ़ाई अच्छी है। हाँ 60% आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, 20% आपकी तैयारी होनी चाहिए समय प्रबंधन की, और 20% होता है आपका लक। क्योंकि देखिए नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं अभी, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो एक तुक्का मारने वाली जो चीजें नहीं, उसको तो भूल जाओ आप। 60% आपकी पढ़ाई, 20% आपका प्रबंधन, एक्यूरेसी टाइम की। और एक्यूरेसी कैसे आती है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो डाउट नहीं रहेंगे, सोचने में टाइम नहीं लगेगा, अरे यार ये है कि ये, जब आप हर प्रश्न पे ये है करेंगे कि ये या ये, पिट गई गाड़ी, टाइम खत्म हो गया आपका। तो वो चीज मुझे हिट करती है कि पहली चीज तो अगर हो सके तो कोई कोचिंग आप ज्वाइन कर लो, या तो कोई स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लो। कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहे हो, पैसे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, स्टडी ग्रुप बनाइए अपना, और फ्रेंड जो है बिल्कुल अलग होकर के पढ़िए। बिल्कुल आप एक घर के माहौल में मत पढ़िए, थोड़ा सा अलग होकर के पढ़िए। और टेक्स्ट पेपर डेली लगाइए, मॉडल पेपर डेली एक पेपर आपकी जो भी परीक्षा है, जो भी आप आगे अचीव करना चाहते हो, उसका मॉडल पेपर डेली लगाइए, डेली। 6 महीने महारथी बन जाओगे, धुरंधर, तुम्हारे आगे कोई टिकेगा नहीं। ये सक्सेस मंत्र है, देख लीजिए। कोई नहीं टिकेगा भाई, 15वीं रैंक के लिए बैठे हैं, क्या दिक्कत है? 3 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी। तो ये होता है दोस्तों, देखो सिलेक्शन मंत्र, प्रीवियस ईयर पेपर, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है लाइफ में। हमेशा मैं भी, आप मेरे स्ट्रेटजी वीडियोस देखते रहते हैं, हमेशा यही बोलता हूँ सर बच्चों को कि टाइम मैनेजमेंट आप जब करोगे ना, परफेक्ट हो जाओगे। प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे ना, प्रैक्टिस परफेक्ट कर देगी। 3 घंटा पढ़ो यार। मैंने कहता 8 घंटा, मैं ना 8 घंटा पढ़ा हूँ, ना मैं 8 घंटा बैठ सकता। सीधी बात बताऊं, मैं बिल्कुल 8 घंटा बैठने की मेरी हिम्मत नहीं है। और मैं कोई ऐसा टॉपर भी नहीं हूँ कि मुझको तुमने पेपर दे दिया तो मैं बिल्कुल सॉल्व कर लूंगा। गणित भी मेरी कमजोर थी, मैथ कमजोर थी, इंग्लिश मेरी कमजोर थी। इंग्लिश को मैंने
इतनी कमजोर थी कि जब 2012 में था मैं, ठीक है, उस पे मेरे को 21 नंबर आए, 2013 वाले में मेरे को 18 नंबर आए, 30 में 14 वाले में 17 आए। मैं समझ गया कि कमजोरी कहाँ है, इंग्लिश में हो रही है। मैं वहाँ घुसा, पूरा ग्रामर और सब ठीक ठाक किया, वहाँ जाकर के बढ़िया सेट किया। विश्वास नहीं करेंगे, 30 में से 28 नंबर जो मुझे पढ़ाता था मेरा दोस्त, इंग्लिश जो मुझे पढ़ाता था, जो मुझे गाइड करता था एक्चुअली, उसके 22 नंबर आए इंग्लिश में और मेरे 28 नंबर आए। वो कह रहा अरे यार क्या बताऊं यार, और मैं बोलूं अरे यार ये 2 कैसे छूट गए। ये होता है कॉन्फिडेंस, ये होता है कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, बहुत पढ़ाते इस स्थिति में अपन पहुंच गए थे भाई साहब कि अब जब पेपर देने बैठे ना, तो जैसे ही 3 लाइन ऊपर की पढ़ते थे ना, तो फिर ढूंढते थे कि बाण भट्ट कहाँ है। बिल्कुल, ये आंसर आ जाता है। हाँ, अपन ऑप्शन नहीं देखते थे क्या नहीं, बाण भट्ट है, इसका आंसर है कहाँ, ये है सी, चलो आगे बढ़ो। ये होता है जब आप पढ़ाई करते हैं और 3 घंटा पढ़ो। मैं फिर बोल दूं 2 घंटा आप कोचिंग जा रहे हो, 2 घंटा उसका रिवीजन घर में कर लो अगर कर सको। एक बड़ी बात आपके माध्यम से मैं बताऊंगा कि अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है तो आप अभी से अपने आप को सब इंस्पेक्टर मान लो। 8 घंटे की ड्यूटी तो करोगे ना। हमारी ड्यूटी तो भाई साहब 10 से 14 घंटे की रहती है। आप ये मान लीजिए, आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप बन गए हैं और आपकी ड्यूटी चालू हो चुकी है बिना सैलरी की, और आपको 14 घंटे ड्यूटी करनी है और उस ड्यूटी में आप पढ़ाई कर लो बस। हाँ, सब इंस्पेक्टर की तैयारी करोगे, डीएसपी बन जाओगे, पीएससी निकल जाएगा। जो रियलिटी है, ये हकीकत है। आप लोग क्या ना सोचते हो कि यार 8 घंटा टाइम मैनेजमेंट, आप लोग पहले शेड्यूल बनाते हो, फिर 4 दिन उस शेड्यूल को फॉलो करते हो, 5वें दिन फिर वो हटा देते हो। लेकिन इन्होंने जो बोला ना कि अभी से मानो, कॉन्फिडेंस अभी से, वो वर्दी वाला रुतबा जो है ना, एक बिल्कुल देखो बैठे हैं एकदम चिल होके, तो ये रुतबा अभी से ले आओ। मोबाइल छोटा ले लो जब तक आपकी जॉब नहीं लगती है, छोटा मोबाइल लो जिसमें रील ना हो, फेसबुक रील ना हो, इंस्टाग्राम फेसबुक ना हो। हाँ, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, बिल्कुल जैसे हमारे वीडियोस देख रहे हो, आप लेक्चर्स देख रहे हो, पढ़ो, घर में पढ़िए, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दो, फेसबुक अनइंस्टॉल कर दो, ज्यादा बातें नहीं करो किसी से, अपने टाइम मैनेज करना पड़ेगा। टाइम मैनेज करो। अगर आप करोड़ों में अलग बनना चाहते हैं तो आपको करोड़ों में अलग काम करना पड़ेगा। रियलिटी, सीधी सी बात है। कुछ अलग करोगे तभी कुछ अलग बनोगे, नहीं तो फिर करने वाले तो 1000 हैं। आप अभी ये वीडियो देख रहे होंगे, आपका कंपटीटर अभी पढ़ रहा होगा। ये हकीकत है, हकीकत है। आप और ऐसी चीजों को देखना भी है बीच बीच में, मोटिवेशन की चीजें देखो, लोग कैसे बढ़ते हैं देखो, लोगों की बुराइयां ढूंढना बंद करो, लोगों की खूबियां देखो। आपका मित्र सिगरेट पीता है, आपका मित्र दारू पीता है, उसको फॉलो कर रहे हो, दारू पी रहा, सिगरेट, अरे वहां क्यों जा रहे हो, पढ़ रहा है। एक मित्र वो भी है जो पढ़ रहा है, उसको फॉलो करो ना भाई। संगत जो है, संगत का भी बड़ा असर है। संगत अच्छी करो, पढ़ने लिखने वालों को संगत करो, तब आप आगे बढ़ोगे। जैसी संगत वैसी रंगत, ये तो पुराना डायलॉग है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। तो एक देखिए रियल इंटरव्यू था ये, कोई कट नहीं, कोई एडिट नहीं, एक जो रियलिटी थी, कोई कट एडिट नहीं है इस वीडियो में। मैं बता दूं, कोई हम लोग ऐसा नहीं है, और मैं तो ऐसी बातें बिल्कुल, कोई सवाल भी नहीं थे हम लोगों के, हम लोगों ने ये नेचुरल इंटरव्यू किया और आप देख सकते हैं नेचुरल में चीजें निकल के आई। आपको 1000 इंटरव्यू मिल जाएंगे लोगों के। मैं बोलूं ऐसे गंभीर हो जाऊं और बोलूं कि वो मैंने ठान लिया था, फिर मैं इतनी मुश्किलें आई, फिर मैं वहां गया, फिर मैंने ये तीर मारे, कोई तीर वीर भैया नहीं मारे, बहुत आलसी आदमी थे अपन। लगता था कि ये दोस्त सफल हो गए हैं, बस मोटिवेशन आ गया, अरे ये चला गया, वो आगे बढ़ गया, हम क्यों बैठे हैं भाई। ये मोटिवेशन आया, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ते थे, जब उठते थे घूमते थे, फिर से मोटिवेशन आता था, देखते थे लोगों को। ये एक बात सोचना कि जब आप घूम रहे हो, टहल रहे हो, तब आपका कंपटीटर पढ़ रहा है। ये चीज अगर आपके दिमाग में आ गई कि जब आप घूम रहे हो, टहल रहे हो, तब आपका कंपटीटर पढ़ रहा है, फिर आप घूमना टहलना कम करके सीधे किताब लेके बैठ जाओगे और सीधा सिलेक्शन हो जाएगा। ये चीजें आप करते रहिए। होप सो आप सभी को ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। बहुत लंबा नहीं खींच रहे हम। बिल्कुल, आगे भी सर आते रहेंगे आपके लिए। तो ये मत सोचिए कि इनका पहला और आखिरी इंटरव्यू है। लगातार आपके मार्गदर्शन के लिए खड़े हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स के मार्गदर्शन, क्योंकि खुद पढ़ाया है उन्होंने, तो खुद ही बोलते हैं कि यार जब भी एक छात्र को जरूरत मेरी लगेगी सर आप मुझे कॉल करिएगा, मैं हमेशा रेडी हूँ। और ये जितने भी लोग मेरा इंटरव्यू अभी देख रहे हैं, मैं इनको बता दूं, आप में से मैं 65% 67% वाला व्यक्ति हूँ, ठीक है। आप में से मतलब 50 से ऊपर प्रतिशत लोग ऐसे होंगे जिनके 10वीं और 12वीं में 65% से ऊपर नंबर आते होंगे। इसका मतलब आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो क्षमता है, जो मैं कर सकता हूँ वो आप भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कॉन्फिडेंस रखिए। सर ने बहुत अच्छी लाइंस बोली आपके लिए।
होप सो आपको समझ आई होंगी ये चीजें और आप इसको अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में। तो अप्लाई करना बहुत जरूरी है कि जो चीजें वो बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि हेडफोन लगाया है अभी सुन लिए बाद में अरे फिर जाके सो गए, बोले कौन पढ़े। तो सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। क्या बात है, कर्म करो फल भोगो। तो वही है दोस्तों, पढ़ते रहिए, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। होप सो आपका सिलेक्शन हो। किसी भी रिगार्डिंग डाउट हो अगर आपको इस वीडियो से, तो कमेंट कीजिएगा जॉब रिगार्डिंग कुछ भी, सर उसका आंसर देंगे, मैं नहीं दूंगा, सर खुली वगैरह किताब, देंगे, खुली किताब बिल्कुल दे देंगे। आप कमेंट कीजिए, सर उसका आंसर देंगे। फिजिकल कैसा हुआ, क्या हुआ, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ, पर्सनल क्वेश्चन मत चले जाना ज्यादा, कहीं भी चले जाओ, मैं तो खुला रहता है मेरा दरबार। देख लो आप ये सामने बोल रहे हैं, मैं तो वो कर रहा था लाइव जो है हमारे सेशन चले एबीपी में आज तक वगैरह में 18-18 मिनट के लाइव हुए मेरे न्यूज नेशन में। मतलब ये खुला दरबार रहता है, अपन ओपन बुक की तरह है। कारण है उसका, पूछ लो। हाँ, कारण है उसका कि जब कोई ओपनली इस तरह से आपसे बात करता है तो आपका विश्वास उस पर जगता है। ठीक है, तो ये रियल इंटरव्यू था, अनकट नहीं था, कोई एडिट नहीं है। आपने देखा होगा लगातार बिना सवाल के हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे और आप सभी को ये इंटरव्यू मजा आया होगा। और ये इंटरव्यू नहीं था, ये आपके लिए करियर गाइडेंस था जिसको आप सीरियसली लें। सक्सेस मंत्र है, सक्सेस मंत्र है, आप इसको मजाक में मत लेंगे। दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसको डिनाई नहीं कर सकता। जितनी चीजें मैंने बताई, क्योंकि मैंने जीरो से चीजें, जिसको जीरो बोलते हैं, इसको जीरो बोलते हैं, वहां से मैंने चीजें करी हैं। पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर से इस फील्ड में आना, अब फिर से पढ़ना, 3 से 4 घंटे से ज्यादा मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। कभी कभी होता है जैसे एग्जाम आते हैं तो अपन पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। एग्जाम आता है तो महीने 1.5 महीने अपन 6 घंटे 8 घंटे पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। ये दिल कहता है कि पढ़ पढ़, पेपर आ गया, ठीक है, तो उसकी अलग बात है। पर चाहे आधे घंटे पढ़ो, पर रेगुलर पढ़ो, कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, हाँ। और इस पे और एक सेशन के लिए फिर अगर इसमें अच्छा रिस्पांस आएगा, लोग सुनेंगे, नहीं अगर इसको लोग सुनेंगे, अच्छा रिस्पांस आएगा, तो मैं एक सेकंड सीजन अपन लेके आएंगे इसका, इस इंटरव्यू का। तो उसमें मैं बताऊंगा कि इसमें आपके मन को कैसे नियंत्रित करना है। ये तो साइकोलॉजी जो होती है, बहुत बड़ी साइकोलॉजी को पकड़ करके आगे बढ़ने में क्या फायदे हैं, और हम कैसे कम क्षमताओं में अधिक रिजल्ट्स ला सकते हैं, इस पे अपन चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं इतना ज्ञान इनको पचा कि नहीं। पचा देखो, ज्ञान पचा लेना भाई, क्योंकि आगे वाले जो ज्ञान और है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जो सिलेक्शन आपको दिलवा सकता है। ये चीज़ों को बस माइंड सेट क्लियर कर लो कि नहीं, जो सर ने बोला है तो वो चीज़ें मुझे उतारनी है अपने अंदर, उतारना सीखो। और उस चीज़ों को ना ध्यान दे के सुनो कि नहीं, सर ने ये बोला है तो उस चीज़ को मेरे को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 8 घंटे पढ़ना है, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है इतने भी कि बिल्कुल आपको जोश बना दें कि आप चूहे हो तो हम आपको शेर बना दें, वो भी नहीं करना है हमको। जो रियलिटी है, अगर आप 2 घंटे भी पढ़ते हो तो सिलेक्शन हो सकता है। साइंस कहता है सबका दिमाग एक जैसा है। अरे तो कविता बन गई। हाँ, ये कविता बन गई। देखिए, साइंस कहता है सबका दिमाग एक जैसा है, जितना आप उसका उपयोग करोगे। गाड़ी खड़े खड़े जंग लग जाती है, गाड़ी घर में खड़ी कर दो, 6 महीने मत चलाओ, सारे पुर्जे में जंग लग जाएगी। वही दिमाग के साथ होता है। दिमाग जितना उपयोग करोगे उतना बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि वो बोलते हैं कि अरे गलत सलत चीजें पढ़ लोगे तो कचड़ा जम जाएगा। भाई साहब, डस्टबिन नहीं है ये, दिमाग है। दुनिया की सबसे अनमोल चीज है ये, जो चांद तक मनुष्य को ले गई, जो मंगल तक मनुष्य को ले जा रही है। ठीक है, तो इसका कोई सानी नहीं है, और इसके बारे में जितनी रिसर्च वैज्ञानिक करेंगे उतना कम है, ये होता रहेगा। तो अपने मस्तिष्क में सूचनाओं का जितना भंडार आप रख सको रखो, उसको प्रैक्टिस हो जाएगी और रखेगा वो। तो होप सो आपको ये वीडियो जो है पसंद आया हो। मैं धन्यवाद करता हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ आए और बच्चों को गाइड किया हमारे। थैंक यू। और आगे ही सर ऐसे करते रहेंगे गाइड आप लोगों को। तो बस शेयर कर दीजिएगा दबा के, है ना, शेयर कर दो अपने दोस्तों से जो 2 घंटे भी नहीं पढ़ते, है ना, तो उनको मोटिवेशन है। तो आज मौज करोगे तो कल रोओगे। बहुत तगड़ा फंडा है इसका, ये हकीकत है ना। आज जिसने मेहनत कर ली, अभी भी मुझे लोग कहते हैं कि अरे तुम अब अधिकारी बन गए तो ये कह रहे हो, वो कह रहे हो, तुम तो यार अधिकारी बन गए, ऐसे बोलते हैं। यार तेरी किस्मत अच्छी थी। किस्मत क्या थी? मेहनत। जब तुम टाइम बर्बाद कर रहे थे तब हम मेहनत कर रहे थे, तुमने तब मौज ले ली, हमने मेहनत कर ली। अब तुम मेहनत कर रहे हो, हमारी मौज है। ये रियलिटी है, देख लो, ये रियलिटी है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे कामों में व्यस्त रहें। मिलेंगे आपसे जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।